मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मिशन प्रवक्ता का जो ध्येय वाक्य है कि आप यहाँ आए हैं स्टूडेंट बनकर, लेकिन भरोसा रखिए आप निकलेंगे प्रवक्ता बनकर। इस कोटेशन को ध्येय वाक्य मान के हमने आपने कुछ समय पूर्व बहुत से अभ्यास सीरीज हो गया, टॉपिक वाइज हो गया, शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से भी हो गया, मतलब इसी तरीके से अध्ययन अध्यापन होता रहा है। लेकिन कुछ समय से ये सब चीज़ें थोड़ा सा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब TRE 4 का आगाज़ हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपके इस महायज्ञ में हमसे भी जितना सहयोग बन पाएगा मैं कर रहा हूँ, और प्रकृति से, आदिशक्ति से प्रार्थना यही रहेगी कि आप सब इस महायज्ञ में सफल हैं। और TRE 4 का जब रिजल्ट आए, जिस तरीके से मिशन प्रवक्ता की टीम, पूरी टीम TRE 3 में सेलेक्ट हो चुकी, उसी तरीके से TRE 4 की जो टीम है वो सारे के सारे हमारे साथी सेलेक्ट हो जाएं और उनके घर में खुशियाँ आएँ। इस महायज्ञ की शुरुआत में आज मुझे लगा कि एक टॉपिक पे थोड़ा समय था, तो मुझे लगा कि वीडियो बना देना चाहिए। तो एक पार्ट के रूप में हम लोग टॉपिक लेके आए हुए हैं। टॉपिक का नाम है अरस्तु। अब कई सवाल मन में उठता है कि हमने अरस्तु के गुरु प्लेटो से शुरुआत क्यों नहीं किया। अरस्तु से शुरुआत करने का रीज़न, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि किसी चीज़ का जन्म, जैसे विशेष का जन्म जहाँ से भी हो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अब बाद में आपको रीज़न बता देंगे अभी कुछ समय बाद कि अरस्तु टॉपिक ही हमने क्यों लिया था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म हुआ। इसका जो जन्म स्थान है वो मैसेडोनियाई जो तट प्रदेश है उसमें एक स्थान पाया जाता है, एक बस्ती पाई जाती है जिसका नाम है अष्टागिरा। अष्टागिरा, इसी अष्टागिरा में अरस्तु का जन्म हुआ। इनके पिता के बारे में कहा बातें जो जानकारी प्राप्त होती है वह यह था कि मैसेडोनिया जो राज्य था वहाँ के राजकीय चिकित्सक थे। क्या थे? राजकीय चिकित्सक थे। राजकीय चिकित्सक थे। इसीलिए अरस्तु का जो मन था वह चिकित्सा और जीव विज्ञान में लगता था। इसी के साथ साथ व्यक्ति का जो निखार होता है गुरु के सानिध्य में ही होता है। अतः जो अरस्तु के गुरु थे उनका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने एक अकादमी नामक संस्था खोली थी। अकादमी नामक संस्था खोली थी जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय होने का भी गौरव प्राप्त है। कोई आपसे पूछे कि यूरोप का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है तो आप बताएंगे अकादमी। इसी अकादमी में जो अरस्तु था वह 367 ईसा पूर्व अकादमी में दर्शन का अध्ययन करने के लिए एथेंस आकर बस गया और वहाँ पर रहकर लगभग 20 वर्षों तक अरस्तु एथेंस में रहा और इस कड़ी में वह 348 ईसा पूर्व तक अकादमी में शिक्षक के तौर पर भी कार्य किया। इसी के साथ साथ 347 ईसा पूर्व में जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है और अकादमी नामक संस्था जो प्लेटो के हाथ से निकल कर उनके रिश्तेदारों के हाथ में चली जाती है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। अतः वहाँ से अरस्तु निकलकर एथेंस में द लाइसियम, पुस्तक का नाम है द लाइसियम, नामक एक संस्था खोला और यहाँ पर अपना अध्यापन कार्य कराने लगा। लेकिन दुखद की घड़ी तब आई जब 322 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और मैसेडोनिया में विरोधी दल का लोग सत्तारूढ़ हो जाते हैं। तो एक बार पुनः अरस्तु के लिए जीवन सर्वाइव करना दुर्लभ हो जाता है
और जब दुर्लभ हो जाता है तो उसके ऊपर देवों का अपमान करने का आरोप लगता है और उसे मजबूरन एथेंस छोड़ना पड़ता है। लेकिन छोड़ते हुए अरस्तु ने एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। ज्ञातव्य हो कि प्लेटो के गुरु सुकरात को एथेंस वासियों ने ही विष का प्याला पिलाकर मार डाला था। तो इस तरीके से वह 322 ईसा पूर्व के बाद वहाँ से निकला और निकलने के क्रम में उसी वर्ष कहिए तो अरस्तु की मृत्यु भी हो गई। अब जान लेते हैं बहुत शॉर्ट परिभाषा में कि अरस्तु की उपलब्धियां क्या क्या थी। उपलब्धियों के क्रम में अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। उनको राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब सवाल निकल के आता है कि राजनीति शास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है अरस्तु को, और मैंने अरस्तु से ही शुरुआत क्यों किया। तो बिना समय गवाए जवाब यही है कि दर्शन से राजनीति को अलग करने का प्रयास अरस्तु के द्वारा किया गया। इसीलिए अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। मैक्सी के द्वारा एक कथन कहा जाता है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। अब अगर अरस्तु के बारे में बात करें तो अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि अरस्तु सभी जानकारियों का गुरु था, क्योंकि अरस्तु ने हर एक विषय पर कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का पिता भी कहा जाता है। अरस्तु को नागरिक समाज का, कौन सा, नागरिक समाज का जन्मदाता भी कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। अरस्तु ने नागरिक विज्ञान को, नागरिक शास्त्र को मास्टर साइंस कहा है। ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को क्या कहा है। तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। आगे अरस्तु ने संविधानवाद का पिता भी कहा जाता है अरस्तु को, क्योंकि माना जाता है कि अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। इसलिए उसको तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा जाता है। लेकिन संविधानवाद का पिता इसलिए कहा जाता है, उसने कानून के द्वारा शासन करने की पहल किया। उसने कहा कि व्यक्ति के बजाय नियम का शासन हो, रूल का शासन हो, लॉ का शासन हो। उसने रूल ऑफ लॉ का समर्थन किया। उसने रूल ऑफ, आगे देखते हैं, द लाइसियम के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि प्लेटो की जो अकादमी नामक संस्था थी वह यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था, होने का गौरव प्राप्त है। तो अकादमी किसकी है? ये प्लेटो की है, सॉरी। और द लाइसियम किसकी है? द लाइसियम अरस्तु की है। द लाइसियम नामक संस्था किसकी है? अरस्तु की है। आगे देखते हैं कि राज्य के विषय में अरस्तु के क्या विचार। अब राज नामक टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत हल्का सा समरी उनके प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो एक दो पुस्तकों का नाम, हालांकि उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, लेकिन एक आध दो पुस्तकों का नाम याद रखेंगे जो अमूमन परीक्षा में पूछता है। जैसे अरस्तु की जो पुस्तक है वह बहुत प्रमुख पुस्तक है, वह है द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स, सॉरी, द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। पहले खंड, यानी पहली जो पुस्तक है उसमें राज्य की प्रकृति, राज्य का उदय और आंतरिक संगठनों और दास प्रथा के बारे में बताया गया है। दूसरा जो उसका खंड है इसमें प्लेटो के विचारों का प्रतिपादन किया गया है। तीसरी पुस्तक में राज्यों का वर्गीकरण किया गया है और नागरिकता और न्याय के स्वरूपों का विवेचना किया गया है। चौथी पुस्तक में उसने वास्तविक शासन के बारे में बताया है। जो उसकी 5वीं पुस्तक है वह शासन के विभिन्न प्रकार के शासन प्रणाली कैसे होना चाहिए, वैधानिक परिवर्तन क्या है, क्रांति का कारण क्या है, इस सब के बारे में बताया है। छठी जो उसकी पुस्तक है वह छठी पुस्तक में उसने दर्शन के बारे में बताया है, लोकतंत्र के बारे में बताया है और बताया है कि कैसे आप लोकतंत्र को स्थिर रख पाएंगे।
7वीं और 8वीं जो उसकी पुस्तक है, 7वीं और जो 8वीं उसकी पुस्तक है, उसमें उसने राज कैसे आदर्श होगा उसके सिद्धांतों का विवेचना किया है। आप जब देखेंगे 7वीं 8वीं पुस्तक में जो पॉलिटिक्स का जो भाग है, 7वां और 8वां भाग, उसमें वह प्लेटो के करीब में पाया जाता है। उसी प्रकार से उसकी जो सबसे दूसरी पुस्तक है वह है द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी पुस्तक का जो नाम है दूसरा वह है द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें उसने 158 संविधानों की तुलना का अध्ययन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 158 संविधानों के बारे में बताया है। अध्ययन का जो तुलना इसी पुस्तक में आपको मिलेगा। इसमें प्रमुख रूप से आपको एथेंस के संविधान के बारे में जानकारी मिलती है। आगे उसकी तमाम पुस्तकें हैं, यूडिनम एथिक्स है, ऑन द पाइथागोरनियस है, द आर्ट ऑफ रिटोरिक, मतलब तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं जिसके बारे में आप इसको देख लीजिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वह राज्य के बारे में। राज्य के बारे में अरस्तु कहता है कि राज का जो अस्तित्व है वो जीवन के लिए है, लेकिन राज अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। थोड़ी सी परिभाषा अच्छी है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, मतलब राज्य जो है जीवन के लिए ही आया है, लेकिन अपने अस्तित्व में इसलिए बना हुआ है कि वह आपको अच्छा जीवन दे सके। आगे अरस्तु कहता है कि राज्य परिवार और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। मतलब कहता है कि आपको राज्य का जो काम है वह आपका बिल्कुल आत्मनिर्भर आपको बनाना है। वह कहता है कि पहले परिवार बना, फिर ग्राम, फिर राज्य। मतलब पहले परिवार बना, परिवार से ग्राम बना और ग्राम से राज्य बना। इसकी विवेचना शायद आगे करेंगे, जब परिवार वाले टॉपिक पे चला जाएगा तो इसकी विवेचना पूरी तरीके से किया जाएगा। वह कहता है कि आत्मनिर्भरता चरम लक्ष्य भी है और परम कल्याण भी। वह राज्य के बारे में कहता है कि आत्मनिर्भरता परम लक्ष्य है और परम कल्याण भी है। इसी के साथ साथ वह राज्य के बारे में बताता है कि राज्य एक जैविक स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? जैविक स्वरूप है। वह कहता है कि राज्य क्या है? जीव तुल्य है। राज्य क्या है? जीव तुल्य है। और मानव क्या है? मानव इस जीव का अंग मात्र है। यानी कहता है कि जो राज्य है वो मान लीजिए एक जीव है, वो जीव होगा तो उसका कुछ ना कुछ अंग होगा ना, वही अंग क्या है? मानव क्या है? उसका अंग है। और अंग जो होते हैं जीवों पर भी निर्भर होते हैं, इसलिए वह राज्य को एक आत्मनिर्भर संस्था मानता है। कहता है अरस्तु कि व्यक्ति का उद्देश्य खुशी होती है, जबकि राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भरता होता है। और अरस्तु कहता है कि राज्य का हित व व्यक्ति का हित अविभाज्य है, मतलब दोनों का हित बटा हुआ नहीं है। आगे अरस्तु कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले, राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। आगे वह कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, मतलब राज्य को एक ऐसा समुदाय मानता है जिसके बिना जीवन आपका संभव नहीं है। आगे यदि हम बात करें युद्ध के बारे में, तो अरस्तु कहता है कि राजमर्मक का जो उद्देश्य है वह दिग्विजयी होना नहीं है। मनुष्य को काम करने, लड़ाई करने में सामर्थ्य तो होना चाहिए, पर आराम और शांति भी आवश्यक है। अरस्तु का मुझे बहुत बढ़िया कोटेशन याद आ गया। अरस्तु कहता था कि युद्ध होना चाहिए शांति की खातिर, वह काम होना चाहिए आराम की खातिर। अरस्तु उत्तम जीवन के लिए सदा ही लोगों को मोटिव करता रहा, और वह राज्य के मामले में मानता है कि राज्य एक स्वाभाविक और जैविक संस्था है। आगे परिवार शायद इस सेशन का सबसे अंतिम टॉपिक आज का रहा होगा। परिवार के विषय में अरस्तु कहता है कि परिवार एक असमानता वाला समूह है। परिवार एक कैसा है? एक असमानता वाला समूह है। वह असमानता कैसे हो सकती है? जैसे लिंग के आधार पे हो गया, थोड़ा पेन का कलर चेंज करेंगे, लिंग के आधार पे हो गया, या आयु के आधार पे हो गया, या आयु के आधार पर हो गया, या अनुभव के आधार पे हो गया। थोड़ा सुनने में आपको आश्चर्य लगेगा कि वह परिवार को एक असमानता वाला समूह मानता है। वो कहता है कि परिवार असमानता का क्षेत्र था, जिससे अधिक महत्वपूर्ण समानता का क्षेत्र राज्य का विकास होता है। अरस्तु कहता है कि परिवार जो है वह एक असमानता वाला क्षेत्र है, क्योंकि वहां पे लिंग के दृष्टि से देखें तो स्त्री पुरुष रह रहा है, अनुभव के आधार पर देखें
तो कोई ज़्यादा अनुभवी है, कोई कम अनुभवी है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। तो वह कहता है कि परिवार एक असमानता का क्षेत्र है, जिससे अधिक महत्वपूर्ण समानता का क्षेत्र राज्य है। वह कहता है कि परिवार जो है पति, माता पिता या पति पत्नी, बच्चे और दासों के मिलने से बनता है। परिवार का मुखिया जो होता है वह पति होता है। परिवार का मुखिया कौन होता है? पति होता है। वह कहता है अरस्तु कि राज्य को अपने नागरिकों पर शासन तथा मुखिया का परिवार पर शासन एक जैसा नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार का है। अरस्तु कहता है कि राज्य जो अपने नागरिकों पर शासन करता है वह अलग है। वह क्या है? अलग है। और एक मुखिया अपने जो परिवार पर शासन करता है वह अलग है। मतलब एक घर का मॉडल का शासन अलग है और राज्य के मॉडल का शासन बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार राज्य की प्रजा पर सत्ता, मालिक की दास पर सत्ता एक नहीं बल्कि अलग अलग है। वह कहता है कि जो राजा की प्रजा पर की जो सत्ता है और एक मालिक का जो दास की सत्ता है वह अलग अलग है, क्योंकि दास जो है जन्म से ही निम्न, वह स्वयं शासन के अयोग्य है, जबकि नागरिक योग्य होते हैं। इस पर कभी एक अलग से जब उस पर दास प्रथा पर वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। आगे वह एक बहुत अच्छा टॉपिक वह नारियों के बारे में बोलता है। अरस्तु कहता है पुरुष नारियों को वैधानिक निर्देश दे सकता है, परंतु उस पर निरंकुश शासन नहीं कर सकता। मतलब पुरुष जो होता है स्त्रियों को वैधानिक, मतलब एक नियम के अनुसार निर्देश दे सकता है, लेकिन उन पर निरंकुश शासन नहीं कर सकता। तो आज के इस सेशन में इतना ही। फिर हम आगे आएंगे तो अरस्तु के जो टॉपिक छूट गए हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे समरी के रूप में है, इसको आप किसी भी काम करते समय, मतलब किसी भी अवस्था में आप इसको सुन सकते हैं। ये आपको एक समरी के रूप में काम करेगा, मेरे समझ से जैसा लगता है। अगर कोई और सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिस पर आगे विचार किया जाएगा। अपना अध्ययन आप करते रहिए। कई बार फ़ोन भी आ रहा है हमारे पास कि सर सबसे बेस्ट बुक, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स या बेस्ट नोट्स या बेस्ट अभ्यास सीरीज वगैरह। मैं अभी कह रहा हूँ कि आप बेस्ट की तलाश मत कीजिए, जो भी आपको जहाँ से भी मिल रहा है उसको चुपचाप आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल नज़दीकी ही है। हम या हमारी टीम से जितना बन पाएगा हम लोग करेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।